नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम लोग आरओ एआरओ परीक्षा के लिए जो प्रीवियस ईयर या विगत वर्षों के प्रश्न हैं उन्हें कर रहे थे। तो आरओ और एआरओ की परीक्षा 27 जुलाई को प्रस्तावित है, आप सभी को पता है। और इसी के मद्देनज़र हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2024 का जो कैंसिल पेपर था आरओ और एआरओ का, रिव्यू ऑफिसर असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर का, उसे ही हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो कोशिश करिए कि पूरा देखिए, और वीडियो कंटेंट मैं कम बना रहा हूँ, जिससे आप लोग पूरा देखोगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो 16वां प्रश्न हम लोग यहाँ आगे चलते हैं। 16वां प्रश्न है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू उत्तर प्रदेश बजट 2022-23। तो ये बजट का क्वेश्चन पिछले वर्ष का है, तो इसे हम लोग छोड़ सकते हैं, तो इसे हम लोग स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 17वां प्रश्न है कि कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स एंड अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो एक प्रकार का प्रश्न पूछा गया जिसमें 4 लोगों का नाम दिया गया। पहला नाम था CR राव, जो कि एक एमिनेंट साइंटिस्ट थे, यानी कि प्रख्यात स्टैटिस्टिशियन थे, यानी कि प्रख्यात सांख्यिकीविद थे, जो कि डेथ कर गए। उसके बाद फिर दिया है उस्ताद अली जाकी हैदर, तो ये रुद्र वीणा वादक थे, जो कि डेथ कर गए। बिंदेश्वर पाठक, फादर ऑफ पब्लिक टॉयलेट्स इन इंडिया, सुलभ शौचालय का कॉन्सेप्ट जिसने लाया था, उनकी डेथ के बारे में। और फिर MS स्वामीनाथन, फादर ऑफ इंडियाज़ ग्रीन रेवोल्यूशन, पास्ड अवे। तो ये काफ़ी टिपिकल क्वेश्चन था, काफ़ी टफ था, इसलिए टफ या हार्ड कैटेगरी में मैं इसको क्लासीफाई कर रहा हूँ, क्योंकि 4 लोगों की डेथ या ऑबिचुरी के बारे में यहाँ पर पूछा हुआ है, और डेथ इतनी क्लोज हुई है, जैसे अगस्त के महीने में, सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, तो इतनी क्लोज डेथ्स हुई हैं। इस प्रकार के प्रश्न अभी तक नहीं आए थे। तो स्टूडेंट्स को इस प्रकार के प्रश्नों के लिए भी खुद को प्रिपेयर करना होगा कि अगर कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ की डेथ होती है तो कम से कम उनके डेथ मंथ के बारे में क्लियरली जानकारी होनी चाहिए। तो डायरेक्टली आंसर देखते हैं। बिंदेश्वरी पाठक जो है, सुलभ शौचालय का कंसेप्ट इन्होंने शुरू किया था, उनकी डेथ होती है 15 अगस्त 2023 को। CR राव जो है फेमस स्टैटिस्टिशियन है, यानी कि सांख्यिकी विद है, जो कि 22 अगस्त 2023 को डेथ कर गए। उस्ताद अली जकी हैदर, जो कि रुद्र वीणा प्ले करते थे, 8 सितंबर को उनकी डेथ हुई। और MS स्वामीनाथन, जो कि भारत में हरित क्रांति या ग्रीन रेवोल्यूशन के पितामह कहे जाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी डेथ 28 सितंबर को हुई। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर के लिए जो परीक्षा हो रही है, उसमें कितना जो GS का पोर्शन है या करंट का पोर्शन है, वो किस हद तक टफ बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान में रख करके तैयारी करिए। हाँ, ऐसे प्रश्न इक्के दुक्के आएंगे, लेकिन आप लोग जब भी इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ेंगे तो ज़रूर उसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन स्टेजेस एंड अरेंज दीज इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम अर्लीस्ट स्टेज। बीज गुणन चरणों की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उन्हें प्रारंभिक चरण से अंतिम चरण तक सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो पहला लिखा है प्रजनक बीज, फिर आधारीय बीज, फिर प्रमाणित बीज, और फिर केंद्रक बीज, यानी कि ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड और न्यूक्लियस सीड। तो बीज के ऊपर ये फोकस्ड प्रश्न है। पूछ रहा है कि क्रोनोलॉजी क्या होगी। तो सीड मल्टीप्लिकेशन की जो स्टेज है, सबसे पहले उसमें आपके न्यूक्लियस सीड आते हैं, ठीक है, यानी कि केंद्रक बीज आते हैं। केंद्रक बीज के बाद आपके ब्रीडर सीड्स आते हैं या प्रजनक बीज आते हैं, फिर आपके आधारीय आते हैं, आधारीय के बाद आपके सर्टिफाइड आएंगे। तो इस प्रकार 4-1 के स्टार्टिंग में जो ऑप्शन होगा वो हम लोग टिक करेंगे। तो यहाँ पर 4-1 में A ऑप्शन करेक्ट है। उस हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले बीज गुणन में केंद्रक बीज या न्यूक्लियस सीड आते हैं, फिर प्रजनक बीज आते हैं, आधारी बीज आते हैं, पंजीकृत बीज आते हैं और प्रामाणिक बीज आते हैं। तो डायरेक्टली ये जो PYQ पूछा गया है, इसको आप लोग रट लीजिए। क्यों रट लीजिए? क्योंकि आगे चल के इसे आपको रटना ही पड़ेगा। अगर आज नहीं रटेंगे तो किसी और एग्जाम में आएगा, और फिर जब 2-3 एग्जाम में आएगा तो आप लोग इसको रट लेंगे। तो पैटर्न यही कहता है कि पहले जो PYQ है उसे रट लीजिए। वो PYQ आपको किसी ना किसी एग्जाम में आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अगला 19वां प्रश्न क्या कहता है? असर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण पर बेस्ड है। इंडिया इज ए लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। भारत विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। हाँ, प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है। कारण कहता है कि इंडियाज जूट प्रोडक्शन इंक्रीज्ड ड्यू टू येलो रेवोल्यूशन।
तो जूट का उत्पादन पीली क्रांति से संबंधित नहीं है। पीली क्रांति जो होती है वो तिलहन यानी कि तेल से संबंधित होती है। तो जूट कोई तेल नहीं देता है। जूट एक प्रकार का फाइबर है या रेशा है जिससे बहुत सारे जूट के बोरे, बैग्स इत्यादि चीज़ें बनती हैं और काफ़ी मजबूत फाइबर है। वेस्ट बंगाल या पश्चिम बंगाल जो है जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता राज्य है भारत में। तो मेरे हिसाब से पहला कथन सही होना चाहिए और दूसरा गलत और बिल्कुल सही है। तो भारत जो है विश्व में जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। इसके बाद बांग्लादेश आता है, चीन आता है, उज्बेकिस्तान आता है, नेपाल आता है। तो जानने के लिए बस आप एक स्टेट बांग्लादेश का नाम याद रखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी है कि बंगाल भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य है। तो बंगाल और बांग्लादेश दोनों पहले एक ही कंट्री या स्टेट थे समझ लीजिए। तो भाई बांग्लादेश दूसरे नंबर पर आता है, चीन तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है। वहीं भारत में बात करें तो पश्चिम बंगाल के बाद बिहार आता है और फिर असम आता है प्रमुख जूट उत्पादक राज्यों में। पीली क्रांति जो है वो तिलहन या ऑयल सीड से संबंधित है। ठीक है। और जो जूट उत्पादन था उसमें वृद्धि के लिए गोल्डन फाइबर क्रांति या रिवॉल्यूशन लाया गया था। तो गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, अगर आइंदा से आपको ये प्रश्न इस प्रकार का मिलता है तो इसको आप जूट से कनेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 20वां प्रश्न। 2 असर्शन रीजन दिए हुए हैं तो देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा असर्शन रीजन पूछे गए थे 2024 के प्रश्न पत्र में आरओ और एआरओ के। तो इसी प्रकार से खुद को प्रिपेयर करना है। पहला कथन है रॉसकॉसमॉस लूनार 25 मिशन टू मून वॉज एम्ड एट इंश्योरिंग गारंटीड एक्सेस टू मून। रॉस्कोमॉस के चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी सुनिश्चित करना था। तो रॉस्कोमॉस जो है वो रूस का मिशन है। अब लूना नाम था या नहीं था ये आपको स्टैटिक जीके के अंतर्गत अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो कह रहा है रशिया एंड चाइना टुगेदर आर लैंडिंग इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS अगेंस्ट US लेड आर्टेमिस अकॉर्ड। तो ये स्टेटमेंट तो काफ़ी सही लग रहा है कि रूस और चीन मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाले आर्टेमिस समझौते के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान स्टेशन, जिसको IRLS बोल रहा है, इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट तो करेक्ट है और पहला भी करेक्ट है, लेकिन ये मुझे एग्जैक्टली इसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं लग रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा कूट सही है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। रॉस्कोमॉस चंद्रमा पर लूना 25 मिशन का उद्देश्य चांद के ध्रुवीय रेजोलीय यानी कि सतह सामग्री की संरचना और चंद्र ध्रुवीय बाह्य वायुमंडल के प्लाज्मा और धूल कणों का अध्ययन है। अर्थात जो लूना 25 मिशन था उसमें चंद्रमा तक पहुंच की गारंटी ही नहीं थी, बल्कि उसकी सतह पर जो धूल उपस्थित है उसके बारे में जानकारी देने की गारंटी यहाँ पर ली गई थी। ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है कि चीन और आपका रूस जो है मिल करके ILRS मिशन चला रहे हैं। ठीक है। जो कि अमेरिका के आर्टेमिस मिशन के अपोज में या उसके विरोध में चलाया जा रहा है। आर्टेमिस कार्यक्रम 2020 में आया था, जिसके तहत वर्ष 2024 तक चंद्रमा पर पुरुष और महिला यात्री भेजना था। लेकिन आर्टेमिस का जो एक ट्रायल हुआ उसमें डमी भेजी गई थी, अभी कोई व्यक्ति नहीं भेजा गया है। लेकिन ये मैन मिशन है, यानी कि किसी व्यक्ति को मून तक भेजा जाएगा। तो आर्टेमिस मिशन आगे आने वाले वर्षों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पूछता है कि X% ऑफ Y इज इक्वल्स टू Y% ऑफ वॉट। ठीक है। तो सिंपल सी बात ऐसे समझ लीजिए, जैसे आपको पता है कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 6 और ये इक्वल होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 के। अब अगर दोनों के परसेंटेज निकाल दिए जाए तो भी चीज़ें बराबर ही आती हैं। तो X% ऑफ Y इज इक्वल्स टू Y% ऑफ X, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं है। सेम उसी कंसेप्ट पर ये चीज़ें सॉल्व हो गई हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, कई लोग 100x बाई 100x या x बाई 100x बाई 100, तो चूंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखता है पेपर, तो अंकों को भी इन्होंने क्या किया है 2 बार लिख दिया है। तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इस तरह के प्रश्न जो है केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आप लोग सही कर सकते हैं। अगला फिर से एक क्वेश्चन है असर्शन रीजन का। पहला कथन है कि ड्यूरिंग द विंटर सीजन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज ड्राई। सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। ठीक है, कहा जा सकता है क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स ड्यूरिंग द विंटर सीजन। तो अगर दूसरे का हिंदी था कि शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक
हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। तो अगर आपने कभी बेसिक मॉनसून की घटनाएं पढ़ी होंगी तो उसमें आपने अगर शीत ऋतु में वर्षा की बात पढ़ी हो या शीत ऋतु में क्या पश्चिमी विक्षोभ किस तरह से डिस्टर्बेंस देता है इंडिया में, तो उसको अगर आप देख लें 1 मिनट की एक टोटल रीडिंग होगी, कहीं भी आपको गूगल पे मिल जाएगी, विकिपीडिया पे मिल जाएगी या किसी ना किसी के शॉर्ट्स में मिल जाएगी। तो आप देखोगे कि वेस्टर्लीज जो कि पश्चिमी विक्षोभ के थ्रू, ठीक है, भूमध्य सागर से आने वाली ठंडी हवाएं हैं ऐसे, वो हिमालय के पास आती हैं और 2 भागों में बंट जाती हैं। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्वी ना होकर के उत्तर पश्चिमी हवाएं होना ज़्यादा उचित होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। ठीक है, एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये बिल्कुल सही है कि ए सही है और आर गलत है। ठीक है, सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है। हल्की बारिश, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभ जिसको मेडिटेरेनियन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, उसके कारण उत्तर भारत में बारिश होती है। वहीं शीत ऋतु के दौरान उत्तरी पूर्वी व्यापारिक पवनों का प्रभाव केवल पूर्वी तटीय भाग में होने के कारण वर्षा होती है। तो शीत ऋतु के दौरान उत्तरी पूर्वी जो व्यापारिक पवनें हैं वो केवल पूर्वी भाग में ही प्रभावी होती हैं, इसीलिए इन पवनों का प्रभाव देश के अधिकांश भाग में नहीं पड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। 4 जो है ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें डांस लिखा है और 4 यहाँ पर स्टेट लिखा हुआ है, आपको मैच करना है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। तो सत्रिया जो है वो असम का डांस है, तो सी का 4 होगा। तो उस हिसाब से 2 ऑप्शन बनते हैं, एक ये और एक ये वाला। ठीक है ना, मतलब ये डी वाला या ए वाला। अब यहाँ पर कथक देखते हैं, तो कथक जो है उत्तर प्रदेश का फेमस है, तो डी का 2 हम लोग लगाएंगे और उस हिसाब से ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सूची देख सकते हैं कि भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में, सत्रिया आसाम में, याद रखिएगा सत्रिया, और कथक जो है उत्तर प्रदेश में फेमस डांस फॉर्म है। अगला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश के चरकुला नृत्य से संबंधित बात कर रहा है कि चरकुला नृत्य जो है वो अवध में किया जाने वाला नृत्य है, तो बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करिए कि जितने लोग भी आरओ का पेपर देने जा रहे हैं वो लोग उत्तर प्रदेश के डांस फॉर्म, उत्तर प्रदेश के ट्राइबल्स यानी कि जनजातीय जो भी चीज़ें हैं, या उत्तर प्रदेश में जो हिली एरियाज़ हैं, उत्तर प्रदेश में जो मेले लगते हैं, ठीक है, या उत्तर प्रदेश में जो आपके वेटलैंड्स हैं, ताल हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें एक बारी देख लीजिए। टोटल रीडिंग उसे मुझे लगता है कि आधे घंटे में आप ये सारा कुछ पा जाएंगे। और एक जगह नोट करने की अगर कोशिश करते हैं तो उससे बेटर है स्क्रीनशॉट लेके आराम से नोट करिए, क्योंकि फिर वो 1 घंटा प्लस का टारगेट होगा। तो इस तरह से जो है आज शाम में इन चारों चीज़ों का, मेले से संबंधित चीज़ों का, नृत्य से संबंधित चीज़ों का, वेटलैंड से संबंधित चीज़ों का, ये नोट्स आप लोग आज बना लीजिए, क्योंकि आए दिन ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, तो चरकुला जो है वो अवध प्रदेश में किया जाने वाला नृत्य है। और दूसरा कहता है कि इन दिस डांस वेल्ड वुमेन बैलेंसिंग लार्ज मल्टीपल, ठीक है, तो इसमें जो है नृत्य में पर्दा ढके महिलाएं अपने सिर पर, पर्दा ढके मतलब चेहरे पर घूंघट रहता है, अपने सिर पर बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हैं और कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कुछ गलती मुझे लगता है, अवध का प्रदेश नहीं होगा फिर, क्योंकि जब कृष्ण की बात आ रहा है और गोलाकार लकड़ी की चीज़ें, तो यानी कि एक तरह से मटका जो है उसको ऐसे ऐसे बैलेंस किया जा रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये मुझे लगता है ब्रज का क्षेत्र होना चाहिए। एक बार देखते हैं, थोड़ा डाउट है। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और पहला स्टेटमेंट भी मुझे गलत लग रहा है, क्योंकि ये ब्रज का क्षेत्र लगने लगा अब। तो एक बार इसका आंसर देखते हैं क्या है। तो डी आंसर है, यानी कि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में, यही मुझे लगने लगा था, ब्रज क्षेत्र में किया जाता है। इस नृत्य में पर्दा घूंघट की हुई महिलाएं अपने सिर पर बड़े एवं लंबे बहुस्तरीय गोलाकार लकड़ी के पिरामिडों को संतुलित करती हुई कृष्ण के गीतों पर नृत्य करती हैं। यह नृत्य होली की दूज पर किया जाता है। ठीक है, रसिया लोकगीत गाए जाते हैं। तो याद रखिए कि चरकुला कहाँ का नृत्य है, तो ब्रज क्षेत्र का नृत्य है। ठीक है, तो आपका मथुरा के आसपास का नृत्य है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि 25 अक्टूबर को अगर थर्सडे है तो मंडे, द नंबर ऑफ मंडे इन दैट मंथ इज। तो काफ़ी आसान प्रश्न है। एक तरीका तो है कि डायरेक्टली आप गिन लीजिए, ठीक है, ज़्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरा यहाँ पर एक तरीका है कि भाई 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उसमें 21 घटा दीजिए। क्यों 21 घटाना है कि 7 का मल्टीपल घटाना है। ठीक है, तो 4 अक्टूबर को आपका गुरुवार निकलेगा, उस हिसाब से 1 अक्टूबर को सोमवार निकलेगा और फिर 7 जोड़ के, और आप इस मेथड से बता सकते हैं कि 5 संख्या होगी। ठीक है, तो आसान प्रश्न है, ज़्यादा इस पर जोर नहीं देना है। खुद से एक बार पढ़ लीजिए कि वर्ष में 25 अक्टूबर को गुरुवार है तो उस महीने में सोमवार की संख्या कितनी होगी। तो गुरुवार से आप सबसे पहले सोमवार को पहुँचेंगे, या तो आगे बढ़ के सोमवार को पहुँचिए या पीछे पहुँच के। तो मेरे हिसाब से गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। ठीक है, यानी कि 25, 26, 27, 28, 29।
29 को सोमवार पड़ रहा है, यहाँ से आप 7 घटाइए तो आपका आएगा 22, ठीक है। यहाँ से आप 7 घटाइए तो आएगा 15, यहाँ से 7 घटाइए तो आएगा 8, यहाँ से 7 घटाइए तो आएगा 1, यानी कि 1 2 3 4 5, 5 सोमवार यहाँ पर पड़ रहे हैं। यहाँ पर उसी चीज़ को सीधे तौर पर लगाया है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, देखते हैं। ये भी असर्शन रीजन का प्रश्न है। अभिकथन क्या कहता है कि द नॉर्दर्न स्लोप्स ऑफ द हिमालय हैव अ थिकर वेजिटेशन कवर्ड कंपेयर टू द सदर्न स्लोप। मतलब हिमालय का जो उत्तरी स्लोप है वो आपके दक्षिणी स्लोप के कंपैरिजन में थिकर वेजिटेशन रखता है। दूसरा कहता है कि सदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज रिसीव मोर रेनफॉल देन इन नॉर्दर्न स्लोप। हिमालय के दक्षिणी ढलानों पर उत्तरी ढलानों की तुलना में अधिक वर्षा होती है। तो देखिए इस प्रश्न को एक बार और ढंग से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हिमालय है, ठीक है, और चौड़ा हिमालय कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं हिमालय। तो ये जो हमारे साइड, इंडिया के साइड का, मान लीजिए ऐसे इंडिया शुरू होता है, ठीक है ना, ढंग से ही बना लेते हैं, रुकिए। ठीक, मान लीजिए कि ये इंडिया है, तो ये वाला जो अपना स्लोप है, इधर का जो प्रवणता है या ढाल है, उसको हम लोग नॉर्दर्न स्लोप कह रहे हैं, सॉरी सदर्न स्लोप कह रहे हैं। और ये जो चाइना के साइड का स्लोप है, सपोज करिए, ठीक है, ये आपका नॉर्दर्न स्लोप है, यानी कि उत्तरी ढाल है। ये हमारे देश के साइड में दक्षिणी ढाल है, ठीक है। तो कहता है कि पहला जो कह रहा है कि हिमालय के उत्तरी ढलानों पर दक्षिणी ढलानों की तुलना में अधिक घनी वनस्पति है। तो आपको पता होना चाहिए कि उत्तरी ढलानों पर क्या है, एक तरह से कोई वनस्पति नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी ठंडी हवाएं, ठीक है, जाड़े के मौसम में आती हैं वहाँ पर, तो बर्फ़ से ढका वाला क्षेत्र है। दूसरा कि जो चाइना का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा आपका मरुस्थली है। इस कारण से उत्तरी ढलानों पर वनस्पतियाँ कम पाई जाती हैं, ठीक है ना, निर्जन टाइप का है। जबकि हमारे दक्षिणी ढलानों पर क्या है कि जो हमारी मतलब दक्षिण पश्चिमी जो मॉनसून आता है वो आपके हिमालय से ही जाकर के लड़ता है, ठीक है ना। तो वृहद हिमालय से भी लड़ता है और आपके शिवालिक श्रेणी से भी लड़ता है। तो हमारे दक्षिणी ढलानों पर हिमालय के ज़्यादा बारिश होती है। तो जब बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पर वेजिटेशन या वनस्पतियाँ ज़्यादा उगेंगी। इस प्रकार जो दूसरा स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही है कारण, लेकिन पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो एक बार आंसर देखते हैं। तो आंसर जो है बिल्कुल सही बता रहा हूँ मैं आपको कि ए जो है वो गलत है और आर जो है वो सही है। 27वां प्रश्न देखते हैं क्या है। 27वां प्रश्न है दोस्तों कि ये भी असर्सन रीजन का है कि राजा राम मोहन राय एडिटर थे संवाद कौमुदी के। तो बिल्कुल थे ये, जो कि बंगाली वीकली था। तो अब वीकली था या नहीं था यहाँ पर थोड़ा सा डाउट मुझे हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वीकली ही होगा क्योंकि बहुत प्रिसाइज डेटा दिया हुआ है। बाकी संवाद कौमुदी के ये संपादक तो थे ही थे। फिर लिखता है कि हिज आर्टिकल्स कंडेमिंग द कस्टम ऑफ विडो बर्निंग वर पब्लिश्ड इन इट। तो जो विधवा जलाने की प्रथा थी उसकी निंदा करते हुए उनके लेख इसमें प्रकाशित हुए थे। तो दोनों ही चीज़ें मुझे सही लग रही हैं, ठीक है। और सही एक्सप्लेनेशन है कि 1921 में राजा राम मोहन रॉय, जिनको राजा की उपाधि अकबर टू ने दी है, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से संवाद कौमुदी नामक एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र। अब देखिए ये भी बहुत क्रूशियल पॉइंट है। हालांकि इस पर बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, कम से कम 30-40 प्रतियोगी परीक्षाओं में या उससे ऊपर प्रश्न पूछे गए होंगे कम से कम, ठीक है ना। हो सकता है कि पुराने टाइम से 1990 को भी जोड़ा जाए तो 50 परीक्षाओं में सेम टॉपिक पर कि संवाद कौमुदी किसकी बुक है या राजा राम मोहन राय ने कौन सी बुक लिखी, इस पर प्रश्न पूछे गए हैं। लेकिन फिर भी जब साप्ताहिक वर्ड देता है या किसी भी प्रश्न के साथ कुछ एक ऐड ऑन करता है छोटा सा, तो वहाँ पर कन्फ्यूज़न क्रिएट होती है। तो कोशिश करिए जब भी पढ़िए एक पूरा स्टेटमेंट पढ़िए। जैसे मान लीजिए कि संवाद कौमुदी किसने लिखा, राजा राम मोहन राय, ऐसे याद कर रहे हैं। मैं भी यही याद करता था या याद करता हूँ कह लीजिए। तो हमें क्या याद करना है, ऐसे नहीं याद करना है। जो टेक्निक मैंने अब शुरू की है वही टेक्निक आप यूज़ करिए कि संवाद कौमुदी बंगाली वीकली, ठीक ना, ऐसे याद करिए। संवाद कौमुदी बंगाली वीकली बाय राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी बंगाली वीकली बाय राजा राम मोहन राय, ठीक है। यह एक सुधारवादी समाचार पत्र था जिसके माध्यम से उन्होंने सती प्रथा की निंदा की और उनकी समाप्ति के लिए अभियान चलाया। सती प्रथा को ये क्यों ख़त्म करना चाहते थे, तो इनके बड़े भाई की जो पत्नी थी
उन्हें इन्होंने देखा था, अपनी भाभी को जलते देखा था, और बहुत इनके हृदय में जो है उसको ख़त्म करने के लिए एक काफ़ी कोशिश थी कि इसको ख़त्म किया जाए। यहाँ पर 4 किताब दी हुई है 28 नंबर प्रश्न में। देखते हैं अगला प्रश्न। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके दिया हुआ है। ये प्रश्न थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर आपको कोई भी एक मालूम होता है, तो कम से कम इलिमिनेशन या हटा करके, ठीक है, हम लोग प्रश्नों को कर सकते हैं। तो यहाँ पर है एक फुतूह उस सलातीन, फुतूहाते फ़िरोज़ शाही, तारीख़ फ़िरोज़ शाही या ख़ज़ाइन उल फुतूह। ठीक है, तो यहाँ पर फुतूहाते फ़िरोज़ शाही और तारीख़ फ़िरोज़ शाही, ये दोनों जो है 2 व्यक्तियों ने लिखा है। एक लिखा है ज़ियाउद्दीन बर्नी ने और एक लिखा है फ़िरोज़ शाह तुगलक ने। ठीक है, तो चलिए इसी को मैच करते हैं, बी और सी को 1 और 4 से मैच करते हैं। ऑप्शन मिल चुका है, ठीक है, कि फुतूहाते फ़िरोज़ शाही जो है वो आपका फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा है। बस ये याद रखिए कि जब 2 बार फ़ आ रहा है तो फिर तीसरी बार फ़ कह देना है, यानी कि 3F कर देना है। फुतूहाते फ़िरोज़ शाही फ़िरोज़ शाह तुगलक ने लिखा है, और जब आपका तारीख़ फ़िरोज़ शाही आएगा तो तारीख़ कौन किसको देनी पड़ेगी, जो कि अन्य लेखक है, यानी कि ज़ियाउद्दीन बर्नी है। तो इस प्रकार आपको ये पता चल गया कि ख़ज़ाइन उल फुतूह जो है वो बुक लिखी हुई है अमीर खुसरो ने। इन्होंने ही आशिका भी लिखी है और अन्य बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। और फुतूह उस सलातीन जो है अब्दुल मलिक इसामी ने लिखी है। तो याद क्या क्या करना है, फुतूह उस सलातीन को ज़रूर याद कर लीजिए जो कि अब्दुल मलिक इसामी ने लिखी है। मैंने आपको बताया कि फुतूहात फ़िरोज़ शाही को 2 बार F आया है, तो एक बार F से जोड़ दीजिए, यानी कि फ़िरोज़ शाह तुगलक से जोड़ दीजिए। वहीं तारीख़ फ़िरोज़ शाही को ज़ियाउद्दीन बर्नी से जोड़ दीजिए। यहाँ पर देखिए फिर से लिखा हुआ है, तो इसका चार्ट बना लीजिए पॉज करके, और इस जो जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको करते चलिए। अगला प्रश्न है यहाँ पर असर्सन रीज़न का। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा कठिन बनाने की कोशिश की गई है। असर्सन है कि अ पर्सन ट्रेवलिंग इन ए कार विद क्लोज्ड ग्लास विंडो एंड डोर्स इज सेफ फ्रॉम द लाइटनिंग स्ट्राइक। बंद शीशे की खिड़कियों और दरवाजों वाली कार में यात्रा करते समय व्यक्ति आकाशीय बिजली के आघात से सुरक्षित रहते हैं। यह सही बात है, क्योंकि एक्चुअली यह क्लोज डोर कार बिहेव्स लाइक ए हॉलो कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है। सो चार्जेस कैन नॉट एंटर इनसाइड द कार, तो ये भी सही है कि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और सही एक्सप्लेनेशन है। विज्ञान का क्वेश्चन है ये, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग जो है नहीं लगाना है, बस ये जानिए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे समझ लो कि अगर बंद गाड़ी में आप ट्रेवलिंग करते हो तो आप सेफ हो। क्यों सेफ हो? क्योंकि बस जान जाओ कि ये एक इस तरह के माध्यम के लिए, बहुत ज़्यादा मैं साइंटिफिक नहीं वर्ड यूज़ करूँगा, हालांकि एक बार साइंटिफिक यूज़ कर दे रहा हूँ, फिर आप लोग हिंदी समझिएगा कि ये जो है हॉलो कंडक्टर, यानी कि अंदर से खाली चालक की तरह से बिहेव करती है। ठीक है, चालक की तरह से तो बिहेव करेगी, लेकिन खाली चालक की तरह से व्यवहार करेगी। अतः आवेश जो है कार के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, बाहर बाहर से ही गुजर जाएगा। यानी कि बिजली अगर गिर भी गई कार पर तो वो कार के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, और उसके टायर के थ्रू क्या होगा, वो नॉन अर्थ जैसी फीलिंग ले लेगा। ठीक है, तो ये प्रश्न समझ वाला प्रश्न था, समझ के आप लोग इसको आगे आने पर कर सकते हैं। अब राइन रिवर के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा हुआ है। कहता है राइन रिवर के बारे में यूरोप की कुछ बातें लिखी हुई हैं। यूरोप में राइन नदी, ठीक है, राइन के अलावा एक डेन्यूब रिवर है। आप मुझे बताइए डेन्यूब रिवर कितने कंट्रीज से होकर के जाती है, 7, 8, 9 या 10? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए कितने कंट्रीज से होकर के ये जाती है। अब राइन रिवर के ऊपर देखिए क्या प्रश्न है कि राइन रिवर इज ए इंपॉर्टेंट पाथवे फॉर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इन नॉर्दर्न जर्मनी, कि उत्तरी जर्मनी की औद्योगिक गतिविधियों के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। अब देखिए गलती यहीं होती है, ये उत्तरी जर्मनी की महत्वपूर्ण मार्ग नहीं बनाती है, ये दक्षिणी या पश्चिम दक्षिणी जर्मनी के लिए बनाती है। ठीक है, और दूसरा है पोर्ट ऑफ रॉटरडैम इज लोकेटेड एट द माउथ ऑफ राइन रिवर। तो ये बिल्कुल सही है, रॉटरडैम जो है वो मुहाने पर है आपके राइन रिवर के। तो दूसरा स्टेटमेंट सही होगा, पहला स्टेटमेंट गलत होना चाहिए। तो यहाँ पर लिखता है कि दोनों नहीं सही होगा। रुकिए मैं इसको क्रॉस चेक करके आपको बताता हूँ, एक सेकंड में। तो बिल्कुल मैं आपको सही बता रहा था, जो राइन रिवर है वो नॉर्थ जर्मनी की नहीं है, वो पश्चिम जर्मनी की है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होगी। जो राइन है, इसको नोट डाउन करिए, वो पश्चिमी जर्मनी में बहती है। मतलब
अगर ये जर्मनी है तो राइन रिवर इस पोर्शन में पश्चिमी भाग में बहती है। ठीक है, तो एक बार इसको खुद भी देख लीजिएगा। और ये कहाँ से निकलती है, तो उत्तरी आल्प्स से निकलती है। ठीक है ना, और ये चली जाती है आपके नॉर्थ सी में गिर जाती है, और गिरने से पहले नीदरलैंड में भी प्रवेश करती है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि रॉटरडैम जो है इसके मुहाने पर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि रुद्रमा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो रुद्रम्मा देवी जो है वो काकतीय डायनेस्टी की शासिका है। एक्चुअली पिछले वर्ष 2023 में एक रमप्पा टेम्पल है, रमप्पा मंदिर जो है वो काकतीयों के द्वारा बनाया हुआ है और यूनेस्को के किसी विश्व धरोहर में ही शामिल हुआ है। रमप्पा वो व्यक्ति है जो कि टेम्पल का आर्किटेक्ट है, यानी कि टेम्पल को वास्तुकार जो है उसका नाम रमप्पा है। भगवान विष्णु की शायद वहाँ पर पूजा होती है। तो रुद्रम्मा देवी जो है वो एक लेडी उससे रिलेटेड है। तो ये कहता है कि फोर्थ इंडिपेंडेंट रूलर हैं आपके वारंगल डायनेस्टी के काकतीयों के। तो मे भी पॉसिबिलिटी हो कि हों ये इंडिपेंडेंट रूलर। उन्होंने पांडे जो है साउथ तमिल के, ईस्ट गंग रूलर उड़ीसा के, और सेनुआ रूलर देवगिरी के जो थे उनको हराया था। तो मुझे लगता है कि ये स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा डेटा एग्जैक्ट डेटा टाइप का देता है तो वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है। अब आंसर देख लेते हैं, सी है आंसर, यानी कि दोनों ही करेक्ट है। तो रुद्रम्मा जो है वो वारंगल के काकतीय वंश की चतुर्थ स्वतंत्र शासिका हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके पूर्व गणपति थे, महादेव थे, रुद्र प्रथम थे, ये भी स्वतंत्र काकतीय शासक रहे। रुद्रम्मा ने अपने स्वराज की रक्षा के लिए, अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए और साम्राज्य विस्तार के लिए पांड्य, गंग और सेउना शासकों को पराजित किया। इटली निवासी मार्को पोलो ने रुद्रम्मा के प्रशासनिक क्षमता की बहुत प्रशंसा की है। ठीक है, तो इतना याद रखना है कि जो काकतीय हैं उनके समय में मार्को पोलो यात्री घूम रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं। आप चाहें तो रामप्पा टेम्पल जो है, रामप्पा मंदिर जो है उसको देख भी सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर 32वां। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश्ड एट पंतनगर उत्तराखंड ईस्ट वाइल पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1960। पहला जो कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में है, पहले ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, बाद में 1960 में स्थापित हुआ। ठीक है, और दूसरा है कि ड्यूरिंग 1901 to 1905 6 एग्रीकल्चरल कॉलेज वर इस्टेब्लिश एट कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, लायलापुर और कोयम्बटूर। तो कहता है कि 1901 से 1905 के दौरान कानपुर, पुणे, साबौर, नागपुर, लायलपुर और कोयम्बटूर में 6 कृषि महाविश्वविद्यालय स्थापित हुए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, क्योंकि पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो पंतनगर में ही इस्टेब्लिश हुई थी। ईयर नहीं एग्जैक्टली याद है, लेकिन इसमें 1960 दे रहा है, जिस वर्ष इंडस वाटर ट्रीटी समझौता हुआ। इंडस वाटर ट्रीटी हुई 1960 में, और उसी वर्ष जो है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की जा रही है पंतनगर में। बिल्कुल सही है। दूसरे में डाउट है तो सीधे आंसर देखते हैं। यहाँ पर सी आंसर को कह रहा है, यानी कि पहला केवल सही कह रहा है। देखते हैं एक्सप्लेनेशन कि देश के पहले कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर की स्थापना 17 नवंबर 1960 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है। वहीं लॉर्ड कर्जन के प्रयासों से 1905 से 1907 के मध्य कानपुर, पुणे, सबौर, नागपुर, कोयम्बटूर, लायलपुर, तो कानपुर है यहाँ पर। ठीक है, पुणे है, सबौर है, नागपुर है, लायल है और कोयम्बटूर है। ये 6 स्थानों पर 1905 से 1907 के मध्य लॉर्ड कर्जन के समय जो है विश्वविद्यालय, 6 महाविद्यालय खोले गए थे। वर्तमान में देश में 3 कृषि विश्वविद्यालय हैं। पहला कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में है, दूसरा रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, और तीसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं कि द 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ AMTM। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो ये आंसर हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। AMTM से आप याद कर सकते हैं, या ATM याद करना हो तो ATM याद कर लीजिए। यहाँ पर 2 कूट दिया हुआ है, पहला लिस्ट 1, सूची 1, सूची 2, देश और टोटल मेडल्स जो जीते हैं। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को स्किप करना ज़्यादा बेटर होगा।
ठीक है। यहाँ पर आप भारत के जो मेडल्स हैं उनको भले आप टिक कर सकते हैं कि 107 अगर आपको पता हो तो ए का 2 जो है आप कर सकते हो, लेकिन उसमें भी एक ऑप्शन आपको करेक्ट मिल जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो भारत के मेडल्स को याद करना शुरू करिए। अगला काफ़ी आसान क्वेश्चन है, विज्ञान का है। तो यहाँ पर सूची 1 लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दे रहा है। तो विटामिन सी जो कि स्कर्वी का कारण बनती है, विटामिन ए जो कि आपके नाइट ब्लाइंडनेस का कारण बनती है, फॉलिक एसिड रक्त अल्पता या एनीमिया, और विटामिन B1 जो है वो बेरी का कारण बनती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद कर लेंगे। थोड़ा गलत लग गया है, ठीक है। चलिए, आसान प्रश्न है यहाँ पर, इसको देख सकते हैं आप लोग ए से लेकर के और विटामिन ई तक का सारा नाम और जो बीमारियाँ होती हैं उसकी एक लिस्टिंग कर लीजिए। कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर काम में आ जाएगी, ठीक है। व्हाट इज़ द करेक्ट इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू, बस B3 और B5 को जरूर ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? एज हैज़ बीन डिटरमाइंड इन प्री प्राइमरी एजुकेशन 3 to 5 years. एज हैज़ बीन डिटरमाइंड इन प्राइमरी एजुकेशन एज 6 to 11 years. तो ये तो बिल्कुल सही है। प्राइमरी एजुकेशन में 6 से जो है एडमिशन होगा, और 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, तो 5 वर्ष ये बिल्कुल सही है। और प्री प्राइमरी के लिए भी एज आई थिंक 3 से 4, 4 से 5, थोड़ा डाउट है, लेकिन इसमें केवल बी सही है। पहले में क्या है? पहले में जो है पूर्व प्राथमिक के लिए 4 से 6 वर्ष जो है एज रखी गई है, यानी कि 4 से 5, 5 से 6 ये एज रखी गई है, ठीक है। और आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है वो 5+3+3+4 5-3-3-4 करके आई है, यानी कि पहले प्री प्राइमरी, फिर प्राइमरी, फिर आपका 8 तक पूर्व माध्यमिक, और फिर माध्यमिक लेवल। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि LKG इन्फेंट, LKG UKG 1-2 ये 5 वर्ष हुए तो इसको 5 लिखा गया है। फिर 3, 4, 5 इसको 3 वर्ष हुए तो 3 लिखा गया है। फिर 6, 7, 8 इसको 3 है तो 3 लिखा गया है। और 9, 10, 11, 12 इसको 4 लिखा गया है। तो इस प्रकार इसको देख लेंगे, प्री प्राइमरी, LKG UKG 1-2 इसको एक साथ लिखा गया है 5, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न आता है। या अगले प्रश्न से हम लोग नए वीडियो से करेंगे, आधे घंटे का वीडियो यहाँ पर हमने बना दिया है। 37वें प्रश्न से हम लोग अगले जो है पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए, धन्यवाद। देखिए, रविवार को हो सकता है कि वीडियो ना आए, मंडे को आपकी वीडियो 7 बजे अपलोड हो जाएगी रोज़। तो 7 बजे डेली बेसिस पर वीडियो देखिए। अगर आप लोग कमेंट करते हो कि नहीं सर दिन में 2 बार वीडियो आ जाए, कि एक बार सुबह 7 बजे, एक बार शाम में 7 बजे, तो थोड़ा कोर्स एडवांस हो जाएगा, तो मैं उसके लिए भी राज़ी कर जाऊंगा। लेकिन पहले अगर आप लोगों के कमेंट्स आएंगे तभी फिर इस तरह की चीज़ें हम लोग कुछ करेंगे। अदरवाइज़ हम लोग यूट्यूब के अकॉर्डिंग ही चलेंगे और आराम से सुबह 7 बजे ही हम लोग अपना RO का पेपर देंगे। और लगातार जब तक पेपर नहीं हो जाता है उसके 1 वीक पहले तक लगातार चीज़ें आती रहेंगी, चाहे फिर वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो या फिर टेस्ट सीरीज़ हो। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।